अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ। तो जिस तरीके से बॉयड-सेवर्ट्स लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए ही एक अल्टरनेट अप्रोच है। जिस तरीके से आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कैलकुलेट करते हैं तो शुरुआत में जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वगैरह होते हैं तो आप एलिमेंट्री पार्ट कट करके कैलकुलेट करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशन से पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर करके आप डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। लेकिन वहाँ पे एक इजी मेथड दे देता है गॉसेस थ्योरम ने। तो जिस तरीके से गॉसेस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इजी हो गया, उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे बॉयड-सेवर्ट्स लॉ में क्या है कि एक एलिमेंट्री पार्ट काटना है, जिसको हम लोगों ने करंट एलिमेंट वेक्टर बोला था। करंट एलिमेंट वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट करने से नेट मैग्नेटिक फील्ड आते हैं। लेकिन एम्पियर्स लॉ में जिस तरीके से गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करते टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लोज सरफेस लेते थे, यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं लेके यहाँ पे क्लोज लूप लेना है, क्लोज्ड पाथ लेना है। क्लोज पाथ क्या हो गया? जैसे सर्कुलर पाथ, एक सर्किल पे एक पॉइंट से स्टार्ट होके घूम के वापस आ गए। तो क्लोज पाथ का मतलब ऐसा सोचो, एक पॉइंट से स्टार्ट हुए और वॉक करते 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 किसी भी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस उस पॉइंट पे आ गए, तो उसको क्लोज पाथ बोलेंगे, जिसको कि हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लूप बोला करेंगे। तो यहाँ पे एम्पियर्स लूप को सेलेक्ट करके बना के किसी करंट के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये समझ लो कि बॉयड-सेवर्ट्स लॉ से भी थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करने में आपको इजी हो जाएगा। जिस तरीके से गॉसेस थ्योरम ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में आपके लाइफ को इजी बनाया, उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन की वजह से हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। गॉसेस थ्योरम में क्या होता था? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए करते थे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, डी ए एक एरिया वेक्टर होते थे। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो वहाँ पे उसको बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस। उसी तरीके से यहाँ पे होगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। बट क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल के लिए एज सच कोई नए पैरामीटर का नाम नहीं रखा गया है। वहाँ पे क्वेश्चन फ्लक्स पे भी होते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। कोई भी एक क्लोज पाथ दे देगा, फाइंड द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो दो चीजें हैं, एक तो बी का कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं, और दूसरा जैसे गॉसेस थ्योरम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, साथ के साथ फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चंस होते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों तरीके के यूजेज होंगे। एक तो इसको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, लेकिन कुछ कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि फाइंड द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो एम्पियर्स लॉ को समझते हैं। तो सपोज करो कि एक अपने को किसी तरीके का एक वायर में जैसे करंट, 2-3 वायर मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पे। तो ये करंट हो गया I1, I2, I3। तो अब यहां पे कई सारे हम लोग लूप ले सकते हैं। जैसे ये हो गया लूप L1, लूप L2, लूप L3, L4, L5। तो यहां पे एम्पियर्स लॉ भी सीख लेंगे और ये एक एग्जाम्पल का भी काम कर लेगा अपना। तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स द करेंट enclosed by the loop। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल मतलब ये हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इट इज म्यू नॉट टाइम्स, अगर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट, और अगर कुछ मीडियम होगा तो फिर म्यू यूज करेंगे, तो म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज बाय दैट लूप। तो उस लूप के बीच में से जो करंट पास कर रहा होगा वो करंट को यहां पे इंक्लूड करना है। तो करंट इनक्लोज्ड। हालांकि एम्पियर्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी हैं जो कि अब आप आगे लर्न करेंगे,
लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये देखना है कि कोई भी कुछ करंट है और किसी लूप ने अगर उसको इनक्लोज कर दिया तो म्यू नॉट टाइम्स जो है करंट इनक्लोज होगा। तो आरएचएस में मेनली क्या है, करंट इनक्लोज पता करना है, और एलएचएस की बात करेंगे तो क्लोज पाथ के लिए बी डॉट डी एल फाइंड करना है। तो कभी तो यही क्वेश्चन ही पूछ देता है कि फाइंड द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो उस केस में सिर्फ आपको करंट इनक्लोज पता करना है। लेकिन अगर हमें बी कैलकुलेट करना है तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल के भी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, करंट इनक्लोज को ही बढ़ाएंगे, और हम लोग उसको यूज करके बी का कैलकुलेशन करेंगे। सपोज करो कि इसी एग्जांपल में जैसे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूछ रहा है, जैसे इस केस में अगर पूछ दिया व्हाट इज द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो व्हाट इज क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर द लूप L1। तो B डॉट डी एल फॉर द लूप L1 इज म्यू नॉट टाइम्स, तो लूप L1 के बीच में से कितने करंट जा रहे हैं। तो अब लूप L1 की बात करेंगे तो करंट क्या हो रहा है, तो I1 I2 का डायरेक्शन तो सेम है बट I3 का डायरेक्शन अपोजिट है। तो कई बार प्रॉब्लम में होता है कि लूप पे कुछ एरो वगैरह नहीं लगाएगा, तो फिर तो आप अपने कन्वीनियंट से मतलब जो भी है इस दो को पॉजिटिव ले लेंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 या I3 माइनस I1 माइनस I2, अगर लूप के बारे में कुछ एरो वगैरह नहीं है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम में क्या करता है ना, लूप पे इस तरीके से कुछ एरो दिखा देगा। तो लूप पे एरो दिखाने का मतलब हो गया कि बी डॉट डी एल जो आप कैलकुलेट करना है तो उस लूप पे हमें किस डायरेक्शन में घूमने हैं, तो जो लूप पे एरो है उसके सेंस में। तो इससे फिर अब ये है किस करंट को पॉजिटिव लेंगे किस करंट को नेगेटिव लेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मान लो लूप को हमने इस तरीके से दिखाया, डॉटेड लाइन मतलब पीछे से आ रहा है, ये सामने की ओर हो गया। तो अगर I1 के करंट की बात करेंगे तो थंब रखो करंट को इस तरीके से, तो करंट कैसा बनने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऊपर की ओर देखेंगे तो थंब हो गया करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या I1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B है और ये जो लूप का डायरेक्शन है वो सेम मिल रहा है। तो अगर सेम हुआ तो उस करंट को यहां पे पॉजिटिव लेना है। लेकिन जैसे I3 की बात करो तो I3 में देखो करंट नीचे है, तो करंट नीचे की ओर जा रहा है, अगर ऊपर से देखेंगे तो अब हमें ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो लूप का डायरेक्शन है अगर ऊपर से देखा जाए, ऑब्जर्वर ऊपर में, ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तो यहां पे करंट का डायरेक्शन नीचे, तो राइट हैंड थंब को नीचे रखेगा, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन लूप को देखेगा तो कैसा है एरो, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी पर्टिकुलर वायर का जो बी का डायरेक्शन है और लूप का एरो का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब बी डॉट डी एल वहां निगेटिव आने वाला है। तो एलएचएस में निगेटिव है तो आरएचएस में निगेटिव कैसे आएगा, जब उस करंट को हम लोग निगेटिव लेने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब बताओ, जैसे लूप L1 है तो इस ऑब्जर्वर के लिए देखो तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज और लूप का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब बी डॉट डी एल पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब करंट I1 को पॉजिटिव लेंगे, करंट I2 को भी पॉजिटिव लेंगे, लेकिन करंट I3 को निगेटिव लेंगे। अगर लूप का डायरेक्शन एरो इस पे नहीं दिए होते तो फिर ठीक है, एज पर ऑप्शन तुम सेलेक्ट कर सकते थे कि भाई ये दोनों प्लस लिए तो ये माइनस, या किसी ने ये प्लस ले लिया तो ये माइनस। लेकिन लूप पे एरो डाल दिया तो फिर बी डॉट डी एल, वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्लियर कर जाएगा कि बी और डी एल का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, और बी और डी एल का डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव। तो ये जो एरो है एक तरीके से डी एल का डायरेक्शन हो गया। ये जो छोटा सा एरो दिखा दिया ये एक तरीके से इधर की ओर ये डी एल वेक्टर हो गए। तो I1 I2 का जो B होगा और DL होगा वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए I1 I2 का B डॉट DL पॉजिटिव होगा LHS में, तो इसका मतलब RHS में भी I1 I2 को हमने प्लस के साथ रखा। लेकिन I3 का जो B और DL है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होने चाहिए, B डॉट DL निगेटिव, तो इसलिए यहां पे माइनस लिया। तो अब जल्दी जल्दी आप बता दो, L1 के लिए निकल गया तो इसका मतलब L2 के लिए क्या होना चाहिए। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL, अगर L2 की बात करें तो म्यू नॉट टाइम्स, यहां पे क्वेश्चन ही है कि फाइंड क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL। ये एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि फाइंड क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL। तो हमें B डॉट DL डिफरेंट लूप L1 L2 L3 L4 L5 के लिए बताना है। तो L2 के लिए क्या हो जाएगा, ये तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, द क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज लूप। तो ये रिजल्ट को याद रखना है,
क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशन है। यहाँ पे जो करंट होना चाहिए वो कंडक्शन करंट होना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करता है ना तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ये रिजल्ट फेल कर जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्लूडेड नहीं है। ये जो करंट है इसका मतलब कंडक्शन करंट मतलब किसी वायर में जो करंट है वो एक तरीके से कंडक्शन करंट हो गया। चार्ज के फ्लो के वजह से जो करंट है वो कंडक्शन करंट है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो केस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर ये लूप है और लूप के बीच में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगे, कांस्टेंट नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगे तो वहां पे ये एम्पियर्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। वो आगे जब फैराडे लॉ वगैरह सीखेंगे तो वहां पे पता चलेगा। मैक्सवेल ने फिर करेक्शन वगैरह किया है। फिलहाल अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके वजह से, ओनली ड्यू टू द कंडक्शन करंट का मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का केस इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब अगर ये लूप है तो ध्यान रखना है कि एम्पियर्स लॉ तभी करेक्ट है जब लूप के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करने चाहिए। मतलब इनसाइड द लूप इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो एम्पियर्स लॉ इज वैलिड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द लूप इज यूनिफॉर्म, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। चलो अब L2 पे आ जाते हैं। तो अगर लूप L2 की बात करें और इसमें भी मैं एरो इसी टाइप से अगर दिखा दूं तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल। तो I1 I2 का B का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज और लूप का डायरेक्शन भी है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। इसका मतलब यहां पे करंट प्लस लेने वाले हैं, I1 प्लस I2। अगर L3 की बात करें तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल। देखो कई सारे क्वेश्चन एक साथ बन गए ना, कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ को भी समझ लिया और बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए। किस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल। इसका कोई अलग से पैरामीटर का नाम नहीं दिया है। इसी तरीके से गॉसेस थ्योरम में होते थे क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए, लेकिन उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस बोलते थे। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन में डायरेक्टली फाइंड द क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल, लूप का नाम दिया होगा। तो अब L3 के लिए, तो अगर L3 में चलो मैं एरो का डायरेक्शन थोड़ा बदल देता हूं इस टाइप से। तो अब देखो कि इस लूप का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में B किसका आएगा, I2 या I3 का। तो ये ऑब्जर्वर के लिए लूप में जो एरो है उसका डायरेक्शन क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो I3 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट नीचे की ओर है तो उसका B एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हमने लूप का डायरेक्शन हमने इस तरीके से लिया तो अब यहां पे I3 को प्लस लेना है और I2 को माइनस लेना है। I2 देखो करंट ऊपर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऊपर से देखने पे लूप का डायरेक्शन क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे I2 का B और DL अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए I2 को निगेटिव लिया जाएगा और I3 को यहां पे पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसका मतलब म्यू नॉट टाइम्स, इसके बीच में से कौन कौन से करंट गए, I3 और I2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक को प्लस लेना है एक को माइनस। लेकिन किसको प्लस किसको माइनस, तो जिसका B डॉट डी एल प्लस हो रहा है वो वाले करंट को प्लस लेंगे, जिसका B डॉट डी एल माइनस हो रहा है उस वाले करंट को उधर माइनस पुट करना है। तो प्लस I3 माइनस I2। और लूप का डायरेक्शन ये नहीं लेके, जैसा L1 और L2 का लूप का डायरेक्शन है, अगर L3 का भी वही डायरेक्शन लिए होते तो फिर I2 माइनस I3 होते, लेकिन यहां पे लूप का डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया तो I3 माइनस I2। चलो L4 के लिए क्या होगा, तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल फॉर द लूप L4। तो म्यू नॉट टाइम्स L4 के बीच में से तो एक ही करंट जा रहा है, कौन सा करंट, I1। और लूप में चूंकि एरो दे रखा है, एरो नहीं दिया होता फिर तो सीधा I1 लिख देते, लेकिन एरो दे रखा है लूप पे, तो I1 का B और लूप का DL का एरो का डायरेक्शन दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब करंट को प्लस लेंगे। और कुछ लूप दिया है L5, तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल फॉर द लूप L5। तो L5 के बीच में
कोई भी करंट नहीं पास कर रहा है तो 0। और ये B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस करंट का, I1 का, I2 या I3, किस करंट का? तो तीनों जो करंट है, तो तीनों करंट के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये B का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि यहां पे 2 ही करंट इनक्लोज हुआ तो ये B सिर्फ 2 ही करंट का है। तो यहां पे टोटल I1, I2, I3 3 करंट है, तो तीनों करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl में ध्यान रहे, B का मतलब जो भी करंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का B डॉट dl है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो करंट बीच में जा गया, इनक्लोज गया, उसी का ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो करंट बाहर है उसका भी है, लेकिन जो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl है इसका आंसर जो करंट उसके बीच में से पास किया उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि यहां पे L5 के लिए सारे करंट लूप के बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन तीनों करंट का जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पे बनेगा, तो उस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का B डॉट dl इस पूरे लूप के लिए जो है वो उसका आंसर 0 आएगा। मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं कि यहां पे B 0 हो गए, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट इनक्लोज 0 है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? नहीं, मे और मे नॉट। मान लो यहां वायर ही नहीं होते, फिर तो लूप मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन यहां पे करंट है, इस जगह पे ऑब्वियसली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन B डॉट dl का आंसर इस क्लोज लूप के लिए 0 होगा। कैसे 0 हुआ होगा? तो B डॉट dl कुछ जगह पे पॉजिटिव आए होंगे और कुछ जगह पे इस लूप में B डॉट dl नेगेटिव आएंगे। तो कुछ जगह का B डॉट dl पॉजिटिव, कुछ जगह का B डॉट dl मिला के नेगेटिव हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl का आंसर 0 हो गया, जो कि एम्पियर्स लॉ से डायरेक्ट बता सकता है। अच्छा, करंट इनक्लोज 0 है तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl का आंसर 0 हो गया। क्लियर है? कौन सा करंट पॉजिटिव लेंगे, कौन सा करंट नेगेटिव लेंगे, क्लियर है ना? तो जिस वायर का मैग्नेटिक फील्ड B और लूप पे जो एरो है उसके वजह से जो dl है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए उस करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, और जिसका अपोजिट आएगा उसके लिए करंट नेगेटिव लेंगे। और दूसरा क्या ध्यान रखने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये B का मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू द करंट इनक्लोज। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो भी उस जगह पे करंट है वो सारे मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पे ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सब पॉइंट्स है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। और लूप के बीच में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब तो ये एम्पियर्स लॉ चलो काम कर जाएगा। लेकिन अगर उसके बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पे कंडक्शन करंट के नहीं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कर जाएगा। और वैसे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन का केस हो गए तो वहां एम्पियर्स लॉ फेल कर जाते हैं। फिर उसमें एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने करेक्शन किया है, तो एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन अप्लाई होता है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में देखते हैं। अभी एम्पियर्स लॉ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन ड्यू टू कंडक्शन करंट। ओके, आगे हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो अब हम लोग एम्पियर्स लॉ को के एप्लीकेशन से जो है मैग्नेटिक फील्ड B का कैलकुलेशन के कुछ केसेस लेंगे। क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl कैसे फाइंड करना है वो तो क्लियर हो ही गया, उसके एक एग्जांपल सफिशिएंट है। उसमें बहुत सारे लूप L1, L2, L3, L4, L5 कई सारे के लूप ले लिए हम लोगों ने। अब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कुछ कन्वेंशनल केसेस हैं, जैसे एक इनफाइनाइट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, फिर करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, इनसाइड आउटसाइड, सोलेनॉइड, टोरॉइड, बहुत सारे केसेस हैं। तो वो सारे एक एक केस करके हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने जाते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली long current carrying straight wire। हालांकि ये रिजल्ट हम लोगों ने बॉयड-सेवर्ट्स लॉ से भी निकाला था, फाइनाइट वायर का कैलकुलेट करके, और फिर उस रिजल्ट को इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट में कन्वर्ट किया था। रिजल्ट याद है क्या? तो इनफाइनाइट वायर के रिजल्ट आए थे μ0 I/2πr। लेकिन अब वही रिजल्ट देखो
जो कि बॉयड-सेवर्ट्स लॉ से पहले फाइनाइट का रिजल्ट एलिमेंट्री पार्ट काट के इंटीग्रेट किया और फिर उसमें थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए थे, तब जाके ये रिजल्ट आया था। लेकिन एम्पियर्स लॉ से देखो तुरंत 1 सेकंड में आ जाएगा, बहुत जल्दी से। तो ये एक स्ट्रेट वायर हो गया, काफी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो वेरी लॉन्ग, और थ्योरेटिकली इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इसमें करंट हो गया I। तो एम्पियर्स लॉ के हेल्प से चूंकि हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं ये रिजल्ट, तो सबसे पहले एम्पियर्स लूप सेलेक्ट करेंगे। तो B के कैलकुलेशन के लिए जैसे क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl फाइंड करना है, तो उसके लिए तो लूप किसी भी शेप का दे देगा। लेकिन जब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एम्पियर्स लॉ को यूज करके, तो उस केस में लूप ऐसा प्रेफर करना है कि B और dl वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आए, परपेंडिकुलर आए, सो दैट कि B डॉट dl कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो उस पर्पज से जनरली हम लोग जो एम्पियर्स लूप सेलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में B के कैलकुलेशन के पर्पज से देखोगे कि या तो सर्कुलर या फिर कई जगह पे स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में लिया जाता है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कल के शेप में बन रहा होगा, वहां पे एम्पियर्स लूप सर्कुलर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसे कई सिचुएशन होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन दिखते हैं, जैसे लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस दिखेंगे। तो वैसे सिचुएशन में एम्पियर्स लूप स्क्वायर या रेक्टेंगल में प्रेफर करना है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज सर्कुलर लूप के जैसा दिख रहा होगा, तो वहां पे एम्पियर्स लूप भी सर्कुलर प्रेफर करेंगे। तो जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो अगर राइट हैंड थंब को, जैसे कि हमने थंब को करंट के अलोंग रखा, तो यहां पे अगर ये फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा मिलने वाला है, सर्कुलर। तो देख सकते हो कि थंब को रखा करंट के अलोंग, तो अगर फिंगर्स को रोटेट किया जाए तो इसी के चारों साइड में ऐसे राउंड करते हुए बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। इसलिए यहां पे एम्पियर्स लूप हम कैसा प्रेफर करने वाले हैं, सर्कुलर लूप। क्यों? सर्कुलर लूप का यहां बेनिफिट क्या होगा कि उस लूप के डिफरेंट लोकेशन पे B और dl दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। तो चलिए एक यहां पे एक एम्पियर्स लूप लेंगे, और ये एम्पियर्स लूप कैसा है, लूप L1 इज सर्कुलर, जिसका कि रेडियस क्या है, R। तो यहां पे L जो हो गया सर्कुलर एम्पियर्स लूप, R हो गया रेडियस, या फिर R को ये भी बोल सकते हैं R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R is the radial distance or perpendicular distance from the current carrying wire. तो R is the radial distance from the wire. तो अब हम लोग सबसे पहले एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोल रहा है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl is mu naught times and current enclosed or current passing through that area। तो वो लूप का जो एरिया है उस एरिया में से कितने करंट क्रॉस कर रहे हैं। तो इनक्लोज्ड वर्ड ही लिख रहा हूं, करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। तो अब देखो कि करंट इस तरीके से हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो इसी तरीके का सर्कल बनेगा। तो इस लूप के किसी भी पॉइंट पे अगर चला जाए तो वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से टेंजेंशियल आएगा, और ये जो dl वेक्टर है वो भी टेंजेंशियल आएंगे। तो इस लूप के हर पॉइंट पे B और dl एक दूसरे के पैरेलल है। B इज पैरेलल टू dl, तो देयरफॉर B डॉट dl इज सिंपली B इंटू dl। तो अब आप बताओ कि LHS में जो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl है, इसके क्या वैल्यू होने चाहिए। तो B डॉट dl के जगह पे आ जाएगा B इंटू dl। तो ये जो वेक्टर dl था अब वहां पे मॉड dl है। तो r डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं, क्या B का मैग्नीट्यूड इस लूप के हर पॉइंट पे सेम होगा।
तो इस लूप के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, चूंकि वायर से रेडियल डिस्टेंस इक्वली है तो बी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो अब हम बी को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो ये बच गया क्लोज इंटीग्रल डीएल। ध्यान रहे कि यहां पे क्या पता चल गया, मॉड बी जो है वो लूप के हर पॉइंट पे सेम है। तो मॉड बी इज सेम ऑन लूप एल, तो इसलिए मॉड बी को बाहर निकाला। और क्लोज इंटीग्रल डीएल, तो अगर क्लोज लूप के अंदर वेक्टर डीएल होता तब तो डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन था, तो डिस्प्लेसमेंट का तो क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप के लिए मॉड डीएल, तो छोटे छोटे लेंथ को सम करना है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस के सेंस में हो गया। तो एक लूप का एक राउंड लेंगे तो कितने डिस्टेंस मिलने वाला है, 2 पाई आर, मतलब पेरीमीटर हो गए 2 पाई आर। तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल का सॉल्यूशन। क्लियर है ना कि लूप के डिफरेंट पॉइंट पे बी और डी एल वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो बी डॉट डी एल में बी मॉड डी एल कॉस 0 तो 1 हो गए, और बी लूप के हर पॉइंट पे सेम है, बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल डी एल जो हो गया ये 2 पाई आर। और करंट इनक्लोज तो क्लियर है कि आई है, तो इसका मतलब अब अगर ये इसको अप्लाई कर दिया जाए तो देयरफॉर बी इंटू 2 पाई आर एल एच एस हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज आर एच एस में आई आ गए, सो 2 पाई आर को उधर भेज दीजिए, तो इसका मतलब बी का आंसर हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये तो पूरे रिजल्ट का डेरिवेशन कैसे आता है, बोर्ड एग्जाम में भी जैसे आता है तो उसमें कैसे चीज़ों को लिखना चाहिए, ये सब पॉइंट लिख देने चाहिए डेरिवेशन में। लेकिन जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस पर्पज से अगर देखो तो इस तरह के रिजल्ट को निकालना कितना आसान हो गया। एक बार बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई लिखा, करंट इनक्लोज के जगह आई हो गया, और बी डॉट डी एल का मतलब हो गया सिंपली बी इंटू 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर। क्या सेम रिजल्ट आया जो बाइट-सेवर्ट्स के फाइनाइट वायर के रिजल्ट को फिर हम लोगों ने इनफाइनाइट में कन्वर्ट किया था तो सेम रिजल्ट आए थे, तो एग्जैक्टली सेम तो रिजल्ट आना ही था। तो बी का फार्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या रिजल्ट आया, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हालांकि ग्राफ उस टाइम पे भी बताया था, लेकिन अगर बी वर्सेस आर का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे बी वर्सेस आर का ग्राफ कैसे दिखना चाहिए, तो बी आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ग्राफिकल कैसा दिखने वाला है, हाइपरबोलिक। तो बी का आर के साथ रिजल्ट इनवर्सली है, तो ये ग्राफ हाइपरबोलिक हो गया, दिस वन इज हाइपरबोलिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को हम लोगों ने देखा। तो जो स्ट्रेट वायर है उसका कुछ रेडियस नहीं दिया, मतलब जैसे ये वायर है, मान लो इसको वायर, तो एक तरीके से देखो कोई वायर तो जनरली ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है कि नहीं, इसका कुछ रेडियस है। तो अगर रेडियस का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, रेडियस नेग्लिजिबल है, तो उसको वायर बोल दिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो उसमें सिर्फ आउटसाइड का रिजल्ट बना, इनसाइड का कुछ केस नहीं बना, वो स्ट्रेट वायर थे। और वायर पे सामने कोई पॉइंट आ जाता है तब तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, वो तो बाइट-सेवर्ट्स लॉ में देख चुके हैं। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो गए। लेकिन उसी वायर का अगर मान लो कि अब रेडियस दे दिया जाए तो अब हम लोग उसको सिलेंड्रिकल वायर बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर, तो ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ही है, लेकिन अब ये सिलेंड्रिकल वायर है। लेकिन सिलेंड्रिकल है तो अब दो केस हो सकते हैं, फिर सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है। तो ये हॉलो सिलेंडर है, यानी करंट यहां पे सरफेस पे फ्लो कर रहा है आई लेंथ के लॉन्ग। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सिलेंडर दिख ही रहा है, किस तरह का सिलेंडर है, हॉलो, अंदर में मटेरियल नहीं है। तो करंट यहां पे सरफेस पे ऐसे लेंथ के लॉन्ग आई फ्लो कर रहे हैं, और इसका खुद का जो रेडियस है वो हो गया कैपिटल आर, मान लेते हैं आर हो गया रेडियस। तो अब हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो केस बनेंगे, इनसाइड और आउटसाइड। तो एक डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, स्मॉल आर, रेडियल डिस्टेंस।
तो ये रेडियल डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? एक्सिस से, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो अब दो केस बनेगा, आर लेस देन कैपिटल आर और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और एक आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। हालांकि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब आउटसाइड का केस, और आउटसाइड तो जस्ट लाइक वही इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो थे वही रिजल्ट थे। लेकिन फिर भी एक बार फिर से और प्रैक्टिस होगा थोड़ा एम्पियर्स लॉ का। तो यहां पे दो लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, एक लूप इस तरीके से कि जो लूप का सेंटर है वो इस एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। तो एक लूप लिया जिसका कि रेडियस आर है लेकिन स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर लेस देन रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर जो उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। और एक एम्पियर्स लूप इस तरीके से लेते हैं कि उसका सेंटर तो इससे कोइंसाइड कर रहा है एक्सिस से, लेकिन लूप का जो रेडियस है, तो यहां पे रेडियस अब ये कैपिटल आर से, लूप का रेडियस सिलेंडर के रेडियस से ज्यादा हो गया। तो लेट अस से दिस लूप इज L1, दिस लूप इज L2। तो एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना है एक बार लूप L1 के लिए। तो L1 के लिए कब? जब R लेस देन कैपिटल R है। तो एम्पियर्स लॉ क्या हो गया? क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। लेकिन ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? लूप L1 के लिए। और R ग्रेटर देन कैपिटल R जब आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो यहां पे एम्पियर्स लॉ जो अप्लाई करेंगे क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL, ये लूप L2 के लिए। तो म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। तो अगर लूप L1 की बात करो तो आप देखो कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL जो हो गए वो 0 हो जा रहा है। करंट तो सरफेस पे फ्लो कर रहा है, लूप अंदर में, तो करंट इनक्लोज 0 हो गए। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL 0 हो गए। लेकिन आपको पता है कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL 0, तो क्या B हमेशा 0 बोल सकते हैं? नहीं, B में और मे नॉट भी 0, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ प्लेस पे B डॉट DL पॉजिटिव हो, B डॉट DL निगेटिव हो और दोनों का सम 0 हो रहा हो। लेकिन इस केस में क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL 0 होने का मतलब B 0 हो रहा है। रीजन, अब अगर अंदर के किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो सारे पॉइंट तो सिमेट्रिकल है, और तो हर पॉइंट के लिए B डॉट DL, B डॉट DL, B डॉट DL का वैल्यू सेम होगा। तो अगर बोला जाए कि सेम क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो और आंसर 0 है, तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी का आंसर 0 होने का मतलब, और अगर इधर इंटीग्रेशन का मतलब सम, तो कुछ क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, आंसर 0 है, तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, कुछ उसमें प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, तो प्लस माइनस मिलके 0 हुआ। या फिर ऐसा हो सकता नहीं, उसके अंदर सब 0 0 0 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐड करके सब 0 हो गए। तो यहां पे RHS तो 0 हो गए। तो यहां पे B डॉट DL का मतलब जो भी B डॉट DL होने चाहिए वो हर पॉइंट के लिए B डॉट DL सेम आने चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट एक जैसे हैं। तो सेम क्वांटिटी को ऐड करके अगर आंसर आ रहा है 0, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअली 0 है। तो इसका मतलब यहां पे B डॉट DL जो है वो 0 हो रहा है, और इस वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने थोड़ा इसलिए एलेबोरेट किया कि हर जगह पे ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट इनक्लोज 0 हो गया तो इमीडिएट B 0 है। यहां थोड़ा सोचना चाहिए। मान लो कि दो वायर है और दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे करंट क्या हो जाता? प्लस I माइनस I 0। लेकिन वहां पे B का वैल्यू 0 नहीं होते। कभी इस तरह का सिचुएशन हो सकता है ना, मतलब साइड में मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर दो वायर में करंट सेम है लेकिन अपोजिट है, तो इस लूप में क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL 0, लेकिन B का वैल्यू इसके आसपास में 0 नहीं होगा। यहां भी करंट इनक्लोज 0 है, लेकिन यहां पे B 0 है। यहां पे भी करंट इनक्लोज 0 है, लेकिन इस केस में B 0 नहीं है। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है कि करंट इनक्लोज 0 है तो B 0 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है कि सारे पॉइंट एक जैसे ही सिमेट्रिकली हैं, सब जगह पे B का वैल्यू जो भी होगा एक ही होगा, तब तो B डॉट DL का अगर इंटीग्रेशन 0 है तो B 0 होंगे। लेकिन जैसे ये तरह का केस हो गया, दो वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे सिचुएशन में B डॉट DL का इंटीग्रेशन 0 है, लेकिन B का वैल्यू 0 नहीं है। इस केस में क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज 0 बट B इज नॉट 0।
इसलिए कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl 0 है तो b निश्चित 0 हो गया क्या? नहीं, b में और में नॉट भी 0। तो आप देख सकते हो यहाँ b 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे b 0 हो रहा है। तो हालांकि हम लोग ये रिजल्ट का डेरिवेशन कर रहे हैं, इस केस में b का वैल्यू 0 हो गया। और आउटसाइड का तो क्लियर ही है कि इनफाइनाइट वायर का जो हम लोगों ने लास्ट केस देखा था उसके जैसा ही बनेगा। तो LHS में क्या हो जाएगा? b इंटू 2πr और इधर हो गया म्यू नॉट करंट इनक्लोज आई। तो ये जो बाहर वाला लूप है उसके बीच में तो पूरा करंट आई इनक्लोज है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई। सो बी का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। तो आप देख सकते हो कि यहां पे b r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इधर b 0 हो गए। तो ग्राफ भी यहां पे प्लॉट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा दिखेगा? r के साथ, तो अप टू कैपिटल R ये वैल्यू 0 दिखेंगे और उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R दिखेंगे। तो इधर हो गए b0, r लेस देन कैपिटल R b0 एंड r ग्रेटर देन कैपिटल R b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कैपिटल R पे ग्राफ ने नेचर चेंज किया। तो इनसाइड का b0, आउटसाइड का b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैग्नेटिक फील्ड सबसे हाईएस्ट कहां है? सरफेस पे। कितने हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2π, R का वैल्यू यहां पे कैपिटल R। सो दिस वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल R। तो B का मैक्सिमम वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल R। सो दिस इज द B वर्सेस R। आउटसाइड का फार्मूला ध्यान रखना है, म्यू नॉट आई बाय 2πr इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनसाइड का रिजल्ट हो गया b0। ये रिजल्ट को भी याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली इस पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाकी ये डेरिवेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए कि रिजल्ट को कैसे डिराइव किया जा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो गया, इफ क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज 0 तो b मस्ट बी 0 और b में भी 0 या b में और में नॉट भी 0। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? इफ क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज 0 b में और में नॉट भी 0। आपको वहां सोच के देखना पड़ेगा कि b 0 हो रहा है या नहीं। जैसे इस केस में तो b 0 हो रहा है, लेकिन ये वाला केस में दो वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl 0 है, लेकिन यहां पे b 0 नहीं होगा। ओके। तो लास्ट केस में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन किया किस केस में? हॉलो सिलेंडर के केस में, और इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर थे। लेकिन अब क्या करते हैं? सिलेंडर हॉलो नहीं है, सॉलिड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं किसके वजह से? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये भी अभी भी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग का केस है। करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। किस तरह का सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर। लास्ट केस में हॉलो सिलेंडर थे, करंट सिर्फ सरफेस पे था, अब पूरा का पूरा मटेरियल अंदर भी फिल है। तो ये सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। तो करंट फ्लो किस तरीके से कर रहे हैं? इसके लेंथ के लॉन्ग करंट जा रहा है आई। लेकिन ये जो करंट है वो किस तरीके से इसके क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? वो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। तो यहां पे जो हम लोग केस ले रहे हैं, इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो करंट है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, ये जो वायर है उसको कट करेंगे तो यहां पे एक क्रॉस सेक्शन बनेगा जिसका एरिया πr² होगा। तो ये करंट आई उस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट मैं एग्जांपल दूंगा, अगर करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करना है। फिलहाल अभी हम लोग ले रहे हैं करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब यहां पे अगर करंट डेंसिटी की बात करें, अगर इस केस में करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी J हो जाएगा, और वो कितने हो जाएगा? I डिवाइडेड बाय πr²। और ये जो करंट डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म है, यहां पे देख सकते हो I कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट। तो करंट बाय πr², ये करंट डेंसिटी एक तरीके से समझ लो कि ये कांस्टेंट हो गए। यहां पे करंट डेंसिटी अगर यहां से रेडियल डिस्टेंस r कंसीडर किया जाए तो उसके साथ चेंज नहीं हो रहा है। डेटा यहां पे भी वही कैपिटल R रेडियस हो गया और स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस मान के चलेंगे। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस।
तो जो करंट डेंसिटी है वो स्मॉल आर का फंक्शन नहीं है। तो जैसे जैसे रेडियली बाहर जा रहे हैं इस वायर में, आर के साथ करंट डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, करंट डेंसिटी हर जगह पे सेम है। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। तो इस केस में भी दो रिजल्ट बनेंगे, तो एक इनसाइड का एक आउटसाइड का। तो 2 एम्पियर्स लूप मैं यहीं पे दिखा देता हूं। एक इनसाइड में ये हो गया लूप L1 और एक लूप का रेडियस इस तरीके से, उसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा लेंगे इस तरीके से कि उसका रेडियस इस कैपिटल आर से ज़्यादा है। देख सकते हो ये इसके रेडियस हो गए। तो ये जो इसका रेडियस स्मॉल आर हो गए तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहाँ पे जो इसके रेडियस हो गए वो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो लूप L1 में स्मॉल आर उसका लूप का रेडियस जो कि कैपिटल आर से कम है, ये हो गया लूप L2 जिसके की रेडियस आर है, जिसका की रेडियस इस कैपिटल आर से ज़्यादा है। तो दोनों लूप पे एक एक बार एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें इनसाइड और आउटसाइड का आ जाएगा। तो इनसाइड का रिजल्ट मतलब आर लेस देन कैपिटल आर, और आउटसाइड का रिजल्ट मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो एम्पियर्स लॉ क्या है? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट इनक्लोज्ड। तो ये अप्लाई करना है लूप L1 में। तो L1 मतलब इस लूप के बीच में से कितने करंट जा रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो करंट है वो कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर पे, कैपिटल आर स्क्वायर पे। लेकिन यहां पे करंट इनक्लोज का मतलब ये जो एक छोटा सा लूप बन रहा है एम्पियर्स लूप, इसके बीच में से करंट जा रहा है। तो पूरा का पूरा करंट तो उसमें से नहीं जा रहा है, उस करंट का कुछ पार्ट जा रहा है। तो करंट इनक्लोज यहां पे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहां पे यूनिटरी मेथड सिंपल, कि अगर हम लोग ये बात करें कि कैपिटल पाई आर स्क्वायर एरिया में, कैपिटल पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कितने जा रहा है, आई, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट कितने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। तो करंट इज आई कितने एरिया में, पाई आर स्क्वायर में। तो करंट डेंसिटी जो हो गया यही तो हो गया करंट पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में इतने करंट है, तो हमें कितने एरिया में चाहिए, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये जो लूप L2 का एरिया है। तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पाई आर टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पाई आर स्क्वायर मतलब लूप L1 का एरिया, जो अंदर का लूप है उस लूप L1 का एरिया। तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर से कम है, तो करंट भी उससे कम पास कर रहे हैं। तो यूनिट एरिया का ये करंट हो गया आई बाय पाई आर स्क्वायर, जिसको करंट डेंसिटी बोल रहे हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट इनक्लोज निकल गए। और क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर लूप के केस में यहाँ पे भी करंट इस तरीके से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर लूप बनेगा, तो बी डॉट डी एल पैरेलल ही आने वाले हैं। तो इसका मतलब बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन, एक लूप का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो सर्कुलर के केस में बी इंटू ये 2 पाई आर हो गए। तो b इंटू 2 पाई आर, क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी का वैल्यू हो गए म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। करंट इनक्लोज कितने, यूनिटरी मेथड से पाई कैपिटल आर स्क्वायर में करंट है i, पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये जो एरिया है उसमें करंट है i, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट कितने हो गए, करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस स्मॉलर लूप। अब ये 2 पाई आर को इधर भेज दो, आपका b का आंसर आ जाएगा। तो ये तो पाई कैंसिल ही होने हैं, यहां से देखो एक r भी कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट बनेगा, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। एक आर कैंसिल, आर बच गए, स्मॉल आर, 2 पाई नीचे आ गया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर म्यू नॉट आई। तो अब अगर आप यहां पे चेक करो तो म्यू नॉट इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट। इसका मतलब बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इसका मतलब इस सिलेंड्रिकल वायर के अंदर जैसे जैसे एक्सिस से हम लोग सरफेस की ओर आ रहे हैं, B इंक्रीज हो रहा है। कैसे, प्रोपोर्शनल में। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इंक्रीज होते होते लीनियरली इंक्रीज होते होते सरफेस पे मैक्सिमा हो जाएगा। और बाहर का रिजल्ट तो फिर से वही लॉन्ग वायर के जैसा ही काम करेगा। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, एम्पियर्स लॉ हो गए। तो b डॉट डी एल बी इंटू 2 पाई आर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये हम लोग लूप L2 के लिए, बाहर वाले इस लूप L2 के लिए। करंट इनक्लोज यहाँ पे पूरा का पूरा करंट इनक्लोज है, मतलब ये जो बाहर का लूप है उसके बीच में से देखो तो ये करंट I पास कर रहा है, पूरा करंट I पास कर रहा है। तो म्यू नॉट इंटू आई। सो b इक्वल टू
वही रिजल्ट रह गया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का रिजल्ट, यानी हॉलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, आउटसाइड का रिजल्ट B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनफाइनाइट लॉन्ग वाला वायर का जो रिजल्ट है म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। जो भी रिजल्ट चेंज हो रहा है सिलेंडर में वो इनसाइड के केस हो गए। तो हॉलो सिलेंडर के केस में B का वैल्यू 0 हुआ था, लेकिन सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन ध्यान रहे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इनसाइड B का रिजल्ट हो गए प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड का रिजल्ट हो गया B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब अगर इसका अब ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए B का R के साथ, तो इनसाइड का रिजल्ट B प्रोपोर्शनल टू R, तो प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहां तक, अप टू कैपिटल R, और जैसे ही बाहर आएंगे तो फिर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अभी भी आप देख सकते हो B का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, सरफेस पे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस पे है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, फिर इन्फिनिटी पे जाके मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गए। इधर का रिजल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इनसाइड का जो रिजल्ट हो गए वो हो गया आपको B प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। लेकिन ध्यान रहे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन पे करंट यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो J है वो स्मॉल r का फंक्शन नहीं है, J यहाँ पे कांस्टेंट है, J का वैल्यू I बाय पाई R स्क्वायर है। आप जहां पे भी अगर ये रिजल्ट को करंट के बजाय करंट डेंसिटी में लिखना चाहते हो तो I को रिप्लेस कर सकते हो J इंटू पाई R स्क्वायर से। जैसे यहाँ I है तो J इंटू पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी I के जगह पे J इंटू पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आपको करंट के बजाय करंट डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट डेरिवेशन में इसका लेने वाला हूं, अगर करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। तो सॉलिड सिलेंडर का ही केस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अब नॉन यूनिफॉर्म कर दिया जाए। अभी हमने यूनिफॉर्म का केस लिया था, लेकिन नाउ करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। मतलब जैसे ये वायर है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली किस तरीके से चेंज हो रहा है वो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा कि करंट डेंसिटी स्मॉल r का क्या फंक्शन है। जैसे स्मॉल r हो गया रेडियल डिस्टेंस, तो स्मॉल r यहां पे एक्सिस से रेडियल डिस्टेंस हो गए, कैपिटल R सिलेंडर का रेडियस हो गया, और सिलेंडर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गए। तो ये सिलेंडर का एक्सिस है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, करंट यहां पे कैसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे करंट का वैल्यू गिवन नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ करंट डेंसिटी दिया रहेगा कि आखिर करंट डेंसिटी इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म है तो किस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो कर सकता है। तो अब यहां पे कोई पक्का रिजल्ट नहीं हुआ, अब ये डिपेंड करेगा J का वैल्यू क्वेश्चन में कैसा दिया है। हो सकता है J इक्वल टू के आर दिया हो, J इक्वल टू के आर स्क्वायर दिया हो, J इक्वल टू के आर क्यूब दिया हो, कुछ न कुछ करंट डेंसिटी R का फंक्शन दिया होगा, और भी कई तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। तो करंट डेंसिटी यहां पे चेंज हो रहा है, किसके साथ, R के साथ चेंज हो रहा है। तो मैं कोई ये भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे करंट डेंसिटी J जो है वो क्या है, तो J इक्वल टू सपोज के आर, वेयर K इज ए कांस्टेंट। तो K एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, और R जो हो गया वो रेडियल डिस्टेंस हो गया। बट ऑब्वियसली करंट जो है वो सिलेंडर जहां तक मटेरियल है वहीं तक तो रहेगा, करंट मतलब वायर के बाहर तो करंट नहीं रहेगा। तो ये करंट डेंसिटी का जो फंक्शन है वो कहां तक के लिए वैलिड है, तो ये वैलिड है आपको स्मॉल r का वैल्यू कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक, क्योंकि कैपिटल R के बाहर तो वायर ही नहीं है। तो दिस इज द करंट डेंसिटी। लेकिन ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज करेगा, ध्यान रहे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि J का वैल्यू क्या आ रहा है। आप R स्क्वायर कर दोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। J इक्वल टू K इंटू कुछ और भी कर सकते हैं, 1 माइनस कुछ R स्क्वायर,
तो अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम चेंज होगा। तो एक एग्जांपल समझ में आ गया तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है, लेंथ उसका इनफाइनाइटली लेंथ है, करंट का जो डायरेक्शन है वो लेंथ के अलोंग है, लेकिन करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां पे करंट इनक्लोज्ड जो है वो हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वही है कि जो हम लोगों ने एम्पियर्स लूप, तो इसमें भी 2 एम्पियर्स लूप लेने पड़ेंगे। तो इनसाइड के लिए एम्पियर्स लूप हो गया L1, आउटसाइड के लिए एम्पियर्स लूप हो गया L2। तो L1 L2 यहां पे मैंने 2 एम्पियर्स लूप लिया है। कैसा है L1 L2 एम्पियर्स लूप? तो L1 L2 आर सर्कुलर एम्पियर्स लूप। ये जो L1 L2 है ये आपको सर्कुलर एम्पियर्स लूप है, सर्कुलर एम्पियर्स लूप। तो 2 सर्कुलर एम्पियर्स लूप हम लोगों ने क्यों लिया? तो एक हमें इनसाइड का रिजल्ट बताएगा और दूसरा आउटसाइड का रिजल्ट बताएगा। तो यहां पे चलो R लेस देन कैपिटल R पे आगे बढ़ते हैं। तो R लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब L1 लूप में अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। तो एम्पियर्स लॉ क्या हो गया? क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड। तो LHS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, B डॉट dl मतलब हो जाएगा B इंटू 2 पाई R। बट म्यू नॉट टाइम्स ये जो करंट इनक्लोज्ड है, तो अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होता तब तो करंट डेंसिटी को इस एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां पे करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसलिए ये जो करंट इनक्लोज हमें कैलकुलेट करना है वो इंटीग्रेशन से आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? तो करंट डेंसिटी J, तो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया है, तो इसमें एक एलिमेंट्री एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे एरिया कैसा होगा? तो ये जो सिलेंडर में करंट जा रहा है, सॉलिड सिलेंडर में एक हॉलो सिलेंडर कट करेंगे। तो हॉलो सिलेंडर जो होगा उसका ये क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा। तो यह इसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर हम लोग कट करते हैं। तो हॉलो सिलेंडर कैसा होगा? तो स्मॉल r रेडियस पे जाके और इसके अंदर एक यहां पे हॉलो सिलेंडर कट मारते हैं इस तरीके का। तो ये r रेडियस पे जाके और इसका जो थिकनेस है, ये रेडियस इसके r हो गए और इसका जो थिकनेस हुआ ये हो गया dr, थिकनेस। तो ये dr थिकनेस में जो करंट जा रहा है उसी करंट का इंटीग्रेशन से हमें करंट इनक्लोज निकलेगा। तो ये जो dr थिकनेस है, तो उस dr थिकनेस में करंट कितने फ्लो करेंगे? तो dr थिकनेस को अगर इस तरीके से टॉप व्यू से देखो तो उसका बाउंड्री का लेंथ कैसा दिखेगा? तो इस तरीके का ये dr थिकनेस, मतलब इसके r रेडियस बनेंगे और इस तरीके से एक छोटा सा अगर थिकनेस देखोगे तो ये dr थिकनेस हो गई। तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट होगा सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर किससे बना हुआ है? बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से। तो वो हॉलो सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इसमें जो करंट इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे DI का इंटीग्रेशन I हो जाएगा करंट इनक्लोज। तो इस ये जो आपको dr थिकनेस का एरिया है, तो बाउंड्री का लेंथ कितना हो गया? 2 पाई r और इसका थिकनेस क्या है? dr। तो 2 पाई r इंटू dr जो हो गया वो इस dr थिकनेस का एरिया, ये बीच का एरिया नहीं चाहिए हमें। इस हॉलो सिलेंडर में ये जो dr थिकनेस है, इसमें जो करंट पास कर रहा है वो एरिया को करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो सॉलिड सिलेंडर क्या हो गया? बहुत सारे इस तरीके से, अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से बने होंगे। तो एक हॉलो सिलेंडर का करंट निकाल के अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें करंट इनक्लोज्ड कैलकुलेट करना है। हाँ, ध्यान क्या रखना है? इनसाइड की बात करेंगे तो लिमिट रहेगा 0 से लेके स्मॉल r, और जब आउटसाइड की बात करेंगे तो करंट का लिमिट रहेगा 0 से लेके कैपिटल R। जब आप इस L2 में अप्लाई कर रहे हो एम्पियर्स लॉ, तो करंट इनक्लोज तो 0 से कैपिटल R तक ही रहेगा ना, कैपिटल R के बाहर तो करंट ही नहीं है। इसलिए जब अपने को बाहर का रिजल्ट निकालने हैं
जब स्मॉल आर जब आप आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में जाते हो तो सिर्फ एक ही चेंजेज आने वाले हैं। इस करंट इनक्लोज में लिमिट चला जाएगा 0 से कैपिटल आर, और अभी ये 0 से स्मॉल आर का मतलब ये स्मॉल आर इनसाइड का केस है, क्योंकि ये जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए, लूप L1 इनसाइड में लूप है। तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl हो गए b इंटू 2 पाई आर, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। तो करंट इनक्लोज कहां से आएगा, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया ध्यान रख सकते हो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाउंड्री का लेंथ, dr थिकनेस, तो j इंटू 2 पाई आर dr, लिमिट 0 से स्मॉल r। और जब बाहर का केस रहेगा तो क्लोज इंटीग्रल, तो यहां पे लूप L2 की बात कर रहे हैं, ये जो बाहर वाला लूप है L2 के लिए, तो यहां पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू अगेन यहां पे भी म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl हो गया b इंटू 2 पाई आर, LHS तो सेम रहेगा b इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर। इस लूप में भी घूमेंगे तो b इंटू 2 पाई आर मतलब इसका बाउंड पेरीमीटर का लेंथ, और यहां पे लूप L1 का b इंटू 2 पाई आर हो गया। तो ये लूप L1 के लिए b इंटू 2 पाई आर, लूप L2 के लिए b इंटू 2 पाई आर। म्यू नॉट यहां भी होगा, म्यू नॉट यहां भी होगा, लेकिन करंट इनक्लोज बस ध्यान रखना है कि आपको इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करना है। तो करंट इनक्लोज इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो क्या बनने वाला है, सॉलिड सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्ट हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का जो करंट है उसको ही इंटीग्रेट करना है। तो हॉलो सिलेंडर का करंट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू हॉलो सिलेंडर के उस dr थिकनेस का एरिया, और dr थिकनेस का ये एरिया कितना हो गया, तो 2 पाई आर लेंथ और थिकनेस dr, देख रहे हो ना, ये एरिया चाहिए अपने को, ये एरिया बीच का एरिया नहीं, 2 पाई आर dr, ये dr थिकनेस का एरिया। मतलब इसको कट करके अगर फैला दो तो एक रेक्टेंगल जैसा ये दिखेगा ना, अगर इसको कट करके फैला दिया जाए तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और ये थिकनेस कितने हो गए, dr, तो ये एरिया कितने हो गए, 2 पाई आर dr। तो ये जो हॉलो सिलेंडर है इस तरीके से है, मतलब अगर मैं एक पेपर लेके बताऊं कि सॉलिड सिलेंडर का ये एलिमेंट्री पार्ट हॉलो सिलेंडर, तो इसका रेडियस r, थिकनेस dr, तो ये एरिया चाहिए। तो इस हॉलो सिलेंडर को कट करके ऐसे देखेंगे तो ऐसा सामने से नजर आएगा। तो ये लेंथ कितने हो गए, सामने से देखोगे तो ये 2 पाई आर लेंथ और ये थिकनेस dr, तो 2 पाई आर लेंथ dr थिकनेस, तो एरिया हो गया 2 पाई आर dr। तो उसको j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट आएगा। लेकिन इनसाइड का केस यानी लूप L1, तो लूप L1 तो हमें 0 से स्मॉल r तक देखना है, और लूप L2 की बात करेंगे तो इसका मतलब हमें बाहर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन करंट कैपिटल R तक है, इसलिए यहां पे भी j इंटू एरिया हो गया 2 पाई आर dr, लेकिन लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके कैपिटल R। तो अब क्या आगे करना होगा, तो इसमें आगे J का वैल्यू जो भी प्रॉब्लम में गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर J का वैल्यू K इंटू R है तो K इंटू R लिखो, J का वैल्यू K इंटू R स्क्वायर दे रखा है तो K इंटू R स्क्वायर दे रखो। तो J प्रॉब्लम का गिवन का पार्ट होगा, तो जो भी J है यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, J यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है और नॉन यूनिफॉर्मली अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे पहचानोगे नॉन यूनिफॉर्म, तो वहां करंट डेंसिटी दिया रहेगा कुछ ना कुछ रेडियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। क्या स्टेप हो गया, तो LHS तो b इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर, दो लूप लेंगे अंदर का बाहर का, एक स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। LHS का रिजल्ट इसके लिए भी b इंटू 2 पाई आर, उसके लिए भी b इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज का मतलब करंट डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया किसका, हॉलो सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का, हॉलो सिलेंडर के इस क्रॉस सेक्शन का हमें चाहिए, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्ट हॉलो सिलेंडर। और ये रिजल्ट मेन यही समझना है कि ये एरिया क्या आएगा, तो ये एरिया बाउंड्री का लेंथ 2 पाई आर, dr थिकनेस, तो ये जो हॉलो सिलेंडर बना उसका क्रॉस सेक्शन का ये dr थिकनेस का एरिया 2 पाई आर dr। तो करंट डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आया इस हॉलो सिलेंडर का, इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार 0 से स्मॉल r, एक बार 0 से कैपिटल R। आउटसाइड के रिजल्ट के लिए 0 से कैपिटल R और इनसाइड के लिए रिजल्ट के लिए 0 से स्मॉल r। इसके आगे सॉल्व करने में तो कोई इशू नहीं है, J का वैल्यू गिवन रहेगा, यहां सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। तो चलो देखो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व भी कर देते हैं। तो ये ऊपर का पार्ट में हटाता हूं। तो इस एग्जाम्पल में स्पेशली हमने J का वैल्यू K इंटू R लिया है, तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट वाले का राइट में। तो ये हो गया b इंटू 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन में इधर म्यू नॉट हो गए। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, J कितने KR, और ये हो गया 2 पाई आर dr।
लिमिट 0 से स्मॉल r। और आउटसाइड का जो रिजल्ट हुआ b इंटू 2 पाई r म्यू नॉट, बस करंट मतलब इंटीग्रेट करके बताना है। कैसे? करंट डेंसिटी J कितने दिया है क्वेश्चन में? KR, और एलिमेंट्री पार्ट का एरिया क्या हो गया? 2 पाई r dr। एक स्टेप जस्ट ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म देख के बहुत ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। करंट इनक्लोज इंटीग्रेट करके निकालना है, और वो भी क्या? करंट डेंसिटी इनटू एरिया। करंट डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, एरिया कितना हो गया? हॉलो सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्ट, सॉलिड सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्ट हॉलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो लेंथ हो गया 2 पाई r, थिकनेस dr, तो एरिया 2 पाई r dr बस। और J का वैल्यू जो भी है लिख दो। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r के पावर 3/3, 0 से r लिमिट रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये हो गया, तो b का वैल्यू ये 2 पाई r को नीचे भेज दो। इधर b का वैल्यू तो म्यू नॉट कांस्टेंट, K कांस्टेंट बाहर, 2 पाई कांस्टेंट बाहर, और r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r के पावर 3/3, लेकिन यहां लिमिट 0 से कैपिटल R है तो इसलिए रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया? तो स्मॉल r³ था तो कैपिटल R लिमिट रखेंगे तो कैपिटल R³3, ये 2 पाई r नीचे आ गया। तो ये तो 2 पाई r नीचे गया, बाकी म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर, K कांस्टेंट बाहर, 2 पाई कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r के पावर 3/3, लेकिन लिमिट है 0 से कैपिटल R, इसलिए r³ हो गए। ठीक है, बाकी तो सॉल्व करना है। 2 पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो कि b r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, लेकिन यहां पे देखो तो b प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया, एक r कैंसिल हो जाएगा ना, 2 पाई कैंसिल, तो b इक्वल टू म्यू नॉट K/3 इंटू r स्क्वायर, और ये हो गया म्यू नॉट K कैपिटल R³/3r। तो यहां पे b एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गए, और जबकि यहां पे b जो रिजल्ट आया वो प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो आउटसाइड अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ही है, लेकिन अंदर का रिजल्ट प्रोपोर्शनल टू r हो गया। इसका मतलब ये ग्राफ होगा प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इसका मतलब पैराबोलिक, और बाहर का हाइपरबोलिक। अगर ग्राफ भी प्लॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अंदर में प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर तो थोड़ा पैराबोला के जैसा, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो हाइपरबोला के जैसा। लेकिन ये सब रिजल्ट तभी वैलिड है जब हमें J का वैल्यू क्या दिया हुआ है? KR। जैसे ही इसको चेंज करेगा, KR स्क्वायर करेगा, पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन अप्रोच यही रहेगा। LHS में b इंटू 2 पाई r, b इंटू 2 पाई r, RHS में म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। करंट इनक्लोज का मतलब ये, बस ये स्टेप तुम्हें अच्छे से समझना है, करंट इनक्लोज कैसे। तो इंटीग्रेशन J इंटू एलिमेंट्री पार्ट का एरिया 2 पाई r dr, अंदर के टाइम पे 0 टू स्मॉल r, और बाहर का रिजल्ट निकाल रहे हैं तो 0 से कैपिटल R। तो आई होप तुम्हें करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी अगर सिलेंड्रिकल वायर में दिया हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या क्या रिजल्ट हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट किया? एक इनफाइनाइट वायर का देखा, इनफाइनाइट वायर का जैसे ही रेडियस दिया तो सिलेंडर का केस हो गया, तो सिलेंडर में दो केस बनाए, एक हॉलो सिलेंडर बनाया, हॉलो सिलेंडर के इनसाइड का b 0, आउटसाइड का रिजल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। फिर सॉलिड सिलेंडर का रिजल्ट बनाया, सॉलिड सिलेंडर में अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इनसाइड का रिजल्ट प्रोपोर्शनल टू r और आउटसाइड का रिजल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और सॉलिड सिलेंडर में नॉन यूनिफॉर्म का केस दे दिया, तो वो प्रॉब्लम में करंट डेंसिटी किस फंक्शन से दिया है, रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। करंट इनक्लोज्ड को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से ये सिलेंडर के सारे केस कवर हो गए। ओके, थैंक यू।